हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोएडा की उस भीड़ भरी सड़क के किनारे बने गर्ल्स पीजी हाउस में रिया का कमरा नंबर 5 था। रात के 11 बज चुके थे और वह अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। किताबें खुली थीं, नोट्स बिखरे पड़े थे और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रही थी। वह बैंक पीओ परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके पिता ने गांव से फ़ोन पर कहा था, बेटी, हमने तो बस खेती और छोटी सी किराने की दुकान से गुजारा किया, तुम पढ़ लो तो परिवार का भविष्य संवर जाएगा। माँ ने चुपके से आंसू पोंछते हुए कहा था, कोचिंग की फीस के लिए पिता ने कर्ज लिया है, ज़रा भी लापरवाही मत करना। रिया को पता था कि पूरा परिवार उसकी एक सफलता पर टिका है, इसलिए वह दिन भर कोचिंग जाती, शाम को लाइब्रेरी में घंटों बैठती और रात को रिवीजन करती। उस दिन कोचिंग सेंटर में ग्रुप स्टडी सेशन चल रहा था। रिया ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सवाल हल करने की कोशिश की, लेकिन अटक गई। तभी बगल वाले बेंच पर बैठे अर्नव ने धीरे से कहा, मैडम, अगर परमिशन हो तो मैं समझा दूं। अर्नव 25 साल का था, शांत स्वभाव का, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। उसके पिता क्लर्क थे और माँ घर संभालती थीं। वह भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन थोड़ा आगे था। रिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, समझा दो, मैं अकेले घंटों लगाती हूँ। अर्नव ने आसानी से सवाल सॉल्व किया और कहा, देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर स्पीड आ जाएगी। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, शायद साथ मिलकर आसान हो जाए। रिया को उसकी बात में एक सच्ची मदद का भाव दिखा। उसने धन्यवाद कहा और मन में सोचा, कितने लड़के होते हैं जो लड़कियों की मेहनत को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, बिना कोई गलत इरादा रखे। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। शुरू में सिर्फ ग्रुप में, फिर व्यक्तिगत डाउट क्लियरिंग के लिए। कभी लाइब्रेरी में, कभी पीजी के नीचे वाले पार्क में, जहाँ कई और स्टूडेंट्स भी बैठे रहते थे। अर्नव रिया को मोटिवेट करता, रिया, तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे भी ताकत मिलती है। गांव से आई हो, फिर भी इतनी मेहनत। मैं तो शहर का हूँ, फिर भी कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। रिया हंसकर कहती, अर्नव, तुम्हारा तरीका बताने का बहुत अच्छा है। तुम्हारे बिना आज का टॉपिक कभी नहीं समझ पाती। दोनों के बीच एक साफ सुथरा बंधन बनता जा रहा था। रिया को अर्नव के साथ समय बिताने पर एक अजीब सी शांति मिलती। वह उसके आने का इंतज़ार करती, लेकिन कभी भी उसकी तरफ गलत नज़र नहीं जाती। बस एक सम्मान, एक लालसा कि वह भी उसके जैसा मेहनती बने और दोनों साथ सफल हों। कभी रात को पढ़ते हुए उसके मन में आता, अगर अर्नव न होता तो शायद इतनी ऊर्जा न मिलती, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती। ये सिर्फ दोस्ती है, परिवार का सपना पहले है। एक शाम कोचिंग के बाद दोनों लाइब्रेरी गए। अर्नव ने रिया को रीजनिंग का ट्रिक समझाया। रिया ने कहा, अर्नव, तुम्हारे साथ पढ़ना मज़ेदार लगता है, अकेले में तो बोरियत हो जाती है। अर्नव ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे भी। लेकिन याद रखो, हमारा लक्ष्य परीक्षा है, परिवार की उम्मीदें हैं, हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है, इसे सही इस्तेमाल करें। रिया ने सिर हिलाया। उस रात पीजी लौटकर वह बिस्तर पर लेटी रही। अर्नव की बातें याद आ रही थीं। दिल में एक हल्की सी खुशी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी कि कहीं यह भावना परिवार के लिए मुसीबत न बन जाए। फिर भी वह सोचती, अर्नव जैसा लड़का मिलना किस्मत है। वह कभी गलत नहीं बोलता, कभी दबाव नहीं डालता। लेकिन ज़िंदगी ने अचानक मोड़ लिया। पीजी में रिया की एक बैचमेट स्नेहा थी। स्नेहा भी उसी कोचिंग में पढ़ती थी और अर्नव पर चुपके से दिल रखे बैठी थी, लेकिन अर्नव ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। स्नेहा को जलन होने लगी। एक दिन उसने रिया और अर्नव की कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए। उनमें सिर्फ पढ़ाई की बातें थीं, लेकिन स्नेहा ने उन्हें एडिट कर दिया। कुछ वाक्य जोड़ दिए, जैसे तुम्हारे बिना पढ़ाई अधूरी लगती है, और एक फ़ोटो जहां दोनों पार्क में नोट्स देख रहे थे, उसे क्रॉप करके ऐसा बनाया कि लगे दोनों बहुत करीब हैं। फिर उसने एक फ़ेक अकाउंट से रिया की माँ के व्हाट्सएप पर भेज दिया। मैसेज में लिखा था, आपकी बेटी का यह सच है, इज्जत का ख्याल रखें वरना गांव में अफवाह फैल जाएगी। अगले दिन सुबह रिया का फ़ोन बज उठा। माँ की आवाज़ कांप रही थी, रिया, ये क्या भेजा है?
फोटो देखकर पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। गांव में रिश्तेदारों तक पहुंच गया है। लोग पूछ रहे हैं कि तुम पीजी में क्या कर रही हो। हमने तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव रखा था। लड़का सरकारी दफ्तर में है, अच्छी सैलरी, हमारे कबीले का। अब वे कह रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत खराब है। हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था, कर्ज लिया था कोचिंग के लिए, और तुमने यह किया। रिया का दिल धड़कने लगा। वह हकलाते हुए बोली, माँ, ये सब झूठ है। हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कोई गलत बात नहीं हुई। माँ रो पड़ी। लोगों को फ़ोटो और मैसेज दिखा रहे हैं। समाज में हमारा सिर कैसे उठेगा। तुम आज शाम को घर आ जाओ, नहीं तो हम सबको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रिया का पूरा दिन बर्बाद हो गया। वह कमरे में बैठी रोती रही। मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। मैंने क्या गलती की? सिर्फ मदद ली थी। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। परिवार का कर्ज, भाई की पढ़ाई, सब पर असर पड़ेगा। उसने अर्णव को फ़ोन किया। अर्णव ने चिंतित स्वर में कहा, रिया, मैं समझता हूँ हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोग बिना पूछे फैसला कर लेते हैं। मैं भी अपने परिवार को समझाऊंगा, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। भागने या कुछ गलत करने से समस्या बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य परीक्षा है, हम सच्चाई दिखाएंगे। रिया ने कहा, अर्णव, मुझे डर लग रहा है। माँ रो रही हैं। पिता कह रहे हैं कि अब शादी कर दो, पढ़ाई छोड़ दो। अर्णव ने धीरे से जवाब दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन रिया, सच्चा साथ वही है जो मुश्किल में भी खड़ा रहे। हम दोनों परिवार को समझाएंगे। पहले सच्चाई सामने लाओ। रिया ने पीजी की सीनियर लड़की प्रिया से बात की, जो उसकी बड़ी बहन जैसी थी। प्रिया ने कहा, रिया, भावनाओं में मत बहो। तुम्हें अर्णव पसंद है, ये साफ है, लेकिन परिवार का दबाव भी सच्चा है। पैसे की तंगी, इज्जत का सवाल, सब कुछ है। स्नेहा से बात करो, शायद वह जानती हो। रिया ने स्नेहा को कमरे में बुलाया। स्नेहा शुरू में इनकार करने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रिया ने मूल चैट्स और फोटो दिखाए तो स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह रोते हुए बोली, रिया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अर्णव पसंद था, लेकिन तुम्हें उसके साथ देखकर जलन हो गई। मैंने एडिट किया। मैंने सोचा था कि तुम हट जाओगी, लेकिन अब देख रही हूँ कि कितना नुकसान हो गया। मैं खुद माँ को मैसेज करके सच बता दूंगी। स्नेहा ने तुरंत फ़ोन उठाया और माँ को पूरा सच बताया। आंटी जी, मैंने गलती की। रिया और अर्णव सिर्फ पढ़ाई करते हैं। मैंने झूठ फैलाया। रिया की माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी, हमने बिना पूछे तुम पर शक किया। अफवाह ने हमें अंधा बना दिया। पिता भी समझ गए हैं। तुम पढ़ाई जारी रखो, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, जब तुम परीक्षा पास कर लोगी। रिया ने राहत की सांस ली। वह घर गई। वहाँ पिता ने उसे गले लगाया और बोला, मैंने गलती की, तुम्हें बिना सुनने फैसला कर लिया। अब तुम्हारा करियर पहले, हम सब साथ हैं। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, हमने तुम्हें दबाव दिया, लेकिन अब समझ आएगा कि संवाद कितना ज़रूरी है। अर्णव ने भी अपने परिवार को समझाया। वे सहमत हो गए कि पहले दोनों परीक्षा दें, फिर सही तरीके से बात करें। स्नेहा ने सबके सामने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने जलन में गलत किया। अब मुझे पछतावा है। मैं कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा हस्तक्षेप नहीं करूँगी। रिया ने उसे गले लगाया। स्नेहा, गलती सबसे होती है, लेकिन सच बोलने का साहस दिखाया, ये बड़ी बात है। रिया अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। वह पढ़ाई में और लग गई। अर्णव के साथ उसका बंधन और गहरा हो गया, लेकिन अब सीमाओं के साथ। दोनों जानते थे कि सच्चा प्यार इज्जत और परिवार का सम्मान करता है। रिया सोचती, अगर मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया होता तो सब बर्बाद हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और भावनाएं परिवार और इज्जत के साथ चलती हैं। अफवाहें और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चाई, संवाद और पछतावा सब ठीक कर देते हैं। जो गलती करता है उसे पछतावा होता है और वह बदल जाता है। अपना करियर और सपने पहले रखो, बाकी सब सही समय पर होगा। परिवार का विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। सच्चा प्यार दबाव नहीं डालता, बल्कि साथ खड़ा होता है। इसी में ज़िंदगी की असली खुशहाली है। ग्लोबल हाउसिंग स्पेकुलेशन ने मकान को ज़रूरत के बजाय इन्वेस्टमेंट एसेट में कैसे तब्दील कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। पहले घर सिर्फ एक ज़रूरी नीड होता था, शेल्टर, फैमिली के लिए जगह, जहां लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज ये एक फाइनेंशियल एसेट बन गया है, जिसे इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, रेंट पे देते हैं और फिर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। इस बदलाव ने हाउसिंग मार्केट को बिल्कुल अलग चीज़ बना दिया है।
इस ऐसे में हम इसकी शुरुआत, कारण, ग्लोबल एग्जाम्पल्स और असरात को रोमन हिंदी में तफसील से समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये स्पेकुलेशन क्या है। हाउसिंग स्पेकुलेशन का मतलब है घर को सिर्फ रहने के लिए न खरीदना बल्कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की उम्मीद पे इन्वेस्ट करना। ये प्रोसेस 1980s और 1990s में शुरू हुआ था, जब नियोलिबरल पॉलिसीज़ ने फाइनेंशियल मार्केट्स को डिरेगुलेट किया। बैंक्स ने मॉर्गेजेस को ईजी बना दिया, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए और लोगों ने सोचा घर खरीदना ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। फिर 2000s में ये बूम हुआ। अमेरिका में सब प्राइम मॉर्गेजेस दिए गए वो लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन लोन्स को बंडल करके मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ MBS बनाकर इन्वेस्टर्स को बेचा गया। ये फाइनेंशियलाइजेशन का पहला बड़ा स्टेप था। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। जब हाउसिंग बबल फूटा तो पूरी इकॉनमी हिल गई। बैंक्स कोलैप्स हुए, लोगों के घर फोरक्लोज हुए और मिलियंस बेघर हुए। लेकिन क्राइसिस के बाद भी ये ट्रेंड नहीं रुका बल्कि और तेज़ हो गया। क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट्स ने क्वांटिटेटिव ईजिंग QE किया, यानी पैसे प्रिंट करके बैंक्स को दिया। इंटरेस्ट रेट्स ज़ीरो के करीब पहुंच गए। इन्वेस्टर्स ने सोचा स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में रिस्क है तो रियल एस्टेट सेफ है। हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ने घर खरीदना शुरू किया। UN के हाउसिंग रिपोर्टर के मुताबिक हाउसिंग अब कमोडिटी बन गया है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल न कि सोशल गुड। ग्लोबल रियल एस्टेट की वैल्यू 217 ट्रिलियन है, जिसमें रेजिडेंशियल हाउसिंग 75% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक ने सिंगल फैमिली होम्स को टारगेट किया। अमेरिका में 2022 में इन्वेस्टर्स ने 28% होम्स खरीदे थे। आज वो 40% सिंगल फैमिली रेंटल्स कंट्रोल कर सकते हैं 2030 तक। ये फर्म्स कैश ऑफर्स देते हैं जो नॉर्मल फैमिली नहीं दे सकती। रिजल्ट, स्टार्टर होम्स जो मिडिल क्लास के लिए थे वो अब रेंटल्स बन गए। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम सीन है। लंदन, वैंकूवर, सिडनी, बर्लिन, हर जगह फॉरेन कैपिटल आ रहा है। चाइना में भी घोस्ट सिटीज़ बनी हैं जहां इन्वेस्टर्स ने फ्लैट्स खरीद लिए लेकिन कोई रहता नहीं। एशिया में इंडिया और पाकिस्तान में अर्बन एरियाज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, कराची, लाहौर में प्राइसेस स्काईरॉकेट हो गए हैं। NRIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लग्जरी अपार्टमेंट्स को टारगेट किया। पाकिस्तान में डबल डिजिट प्राइस राइज हो रही है अर्बन बूम की वजह से। लिमिटेड सप्लाई, हाई डिमांड और स्पेकुलेशन ने मिडिल क्लास को घर से दूर कर दिया। लोग 30-40% इनकम रेंट पे खर्च कर रहे हैं। यंग जनरेशन को घर खरीदने का सपना छोड़ना पड़ रहा है। कैसे हुआ ये तब्दील? कई मैकेनिज़म्स हैं। पहला, लो इंटरेस्ट रेट्स और इजी क्रेडिट। बैंक्स ने लोन्स को सिक्योरिटाइज किया, मतलब रिस्क को स्प्रेड कर दिया। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन ने कैपिटल को फ्री मूवमेंट दिया। चाइनीज़ इन्वेस्टर्स कनाडा में, गल्फ मनी लंदन में, इंडियन इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स, कैपिटल गेन्स टैक्स कम, डिप्रिशिएशन अलाउंसेस और डन डाउन 31 एक्सचेंजेस US में जैसे लूप होल्स ने इन्वेस्टर्स को encourage किया। चौथा, प्राइवेट इक्विटी का रोल। वो अंडर वैल्यूड अफोर्डेबल होम्स खरीदते हैं, रेनोवेट करते हैं और रेंट्स बढ़ा देते हैं। शॉर्ट टर्म हाई यील्ड्स के लिए टेनेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं। स्टडीज़ शो REITs ने हाउस प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली पुशअप किया है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में। इस स्पेकुलेशन के असरात बहुत गहरे हैं। सबसे बड़ा, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। दुनिया भर में रेंट्स और प्राइसेस 30-50% बढ़े हैं 2020 के बाद। अमेरिका में सिंगल फैमिली होम प्राइसेस 47% अप सिंस 2020। लोगों को फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे कम खर्च करना पड़ रहा है। इनइक्वालिटी बढ़ी है। रिच इन्वेस्टर्स वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास स्ट्रगल। होमलेसनेस बढ़ा। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में टेंट सिटीज़। यंग लोगों में फ्रस्ट्रेशन जनरेशन रेंट कहला रहे हैं। सोशल अनरेस्ट भी हुआ है। बर्लिन में रेंट कंट्रोल प्रोटेस्ट्स, वैंकूवर में फॉरेन बायर टैक्स डिमांड्स। राइट टू हाउसिंग वायोलेट हो रहा है जैसे UN के एक्सपर्ट्स कहते हैं। एनवायरनमेंट भी अफेक्ट। लग्जरी कंस्ट्रक्शन कार्बन एमिशंस बढ़ाता है जबकि वेकेंट होम्स वेस्ट हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में ये और भी कम्प्लेक्स है। इंडिया में मुंबई के फ्लैट्स इतने महंगे कि कॉमन मैन सिर्फ सपना देख सकता है। स्पेकुलेटर्स ब्लैक मनी या बेनामी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं।
गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PMAA अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हैं, लेकिन सप्लाई कम। पाकिस्तान में भी लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइसेस अर्बन माइग्रेशन और इन्वेस्टर इंटरेस्ट से बढ़े। ग्लोबल टेंशन्स जैसे ऑयल प्राइसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स भी अफेक्ट करते हैं। रुपए वीक होने से इंपोर्ट्स कॉस्टली, कंस्ट्रक्शन स्लो। लेकिन स्पेकुलेशन ने नेचुरली अकरिंग अफोर्डेबल हाउसिंग को ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या? गवर्नमेंट्स को रेगुलेशंस लगाने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे बन या लिमिट्स, जैसे कनाडा ने फॉरेन बायर्स टैक्स लगाया। मोर सोशल हाउसिंग बिल्ड करना, जोनिंग लॉज रिलैक्स करना ताकि सप्लाई बढ़े। टैक्स रिफॉर्म्स, कैपिटल गेंस पे ज़्यादा टैक्स, वेकेंट होम्स पे पेनल्टी। कम्युनिटी लैंड ट्रस्ट्स और कोऑपरेटिव हाउसिंग मॉडल्स को प्रमोट करना। रेंट कंट्रोल इफ़ेक्टिव बनाना। 2008 क्राइसिस से सीख लें, फाइनेंशियल मार्केट्स को हाउसिंग से ओवरलिंक ना करो। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं स्पेकुलेशन लोकल इकोनॉमी को एम्पलीफाई करता है, लेकिन क्रैश में डिस्ट्रॉय भी। कंक्लूजन में, ग्लोबल हाउसिंग स्पेकुलेशन ने मकान को ज़रूरत से इन्वेस्टमेंट एसेट में तब्दील कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉजिक ने ह्यूमन नीड को ओवरराइड कर दिया। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि मॉरल और सोशल क्राइसिस है। जब घर सिर्फ प्रॉफिट का सोर्स बन जाए तो सोसाइटी का फैब्रिक टूट जाता है। अब वक्त है पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स और सिटीजन्स को मिलकर इसको फिक्स करने का। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो फ्यूचर जनरेशन्स बेघर और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी। हाउसिंग एक राइट है, न कि लग्जरी या स्पेकुलेशन का खेल। इस बदलाव को रिवर्स करना ज़रूरी है, वरना इनइक्वालिटी और इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। ये सिर्फ घर का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने का सवाल है। वर्ड काउंट अप्रॉक्स 920।